उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं लगातार फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं सामने आ रही हैं, ठीक है, और सरकार भी कोशिश कर रही है इस पर काबू पाने की। आप मुझे ये बताइए कि इसके मुख्य 2-3 कारण क्या हैं ये फॉरेस्ट फायर्स के, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। विलेज पंचायत क्या है और क्या रोल है उनका? लद्दाख वो डिमांड कर रहा है कि उसे 6 शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए। क्या लाभ होगा और 6 शेड्यूल में ऐसा क्या है कि जिसके लिए डिमांड हो रही है? आपको क्या लगता है कि जो टेक्निकल या हायर एजुकेशन है ये अगर इंग्लिश की जगह स्थानीय भाषाओं में होगी या हिंदी में होगी तो इससे क्या मुश्किल आ सकती है और क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं? प्लीज़ कम इन। प्लीज़ टेक योर सीट। थैंक यू। वैभव, सर। कंफर्टेबल हैं? इंटरेक्शन आप हिंदी में चाहेंगे इंग्लिश में? सर हिंदी में। अच्छा, तो अपना परिचय दीजिए बोर्ड को। सर मेरा नाम वैभव कुमार है। मैं मूलतः तहसील थराली जनपद चमोली का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जनपद चमोली से ही हुई है और बीएससी ऑनर्स मैंने रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया हुआ है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से है, मैथमेटिक्स में है। मेरी रुचि ट्रैकिंग और स्विमिंग में है और हाल ही में सर मेरा सिलेक्शन हुआ है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर मैथमेटिक्स। अच्छा, आपने ज्वाइन कर लिया? सर 2 दिन पहले ही मेरा रिजल्ट आया। अच्छा, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैभव, ये बताइए, तो आपका अब असिस्टेंट प्रोफेसर में तो सिलेक्शन हो ही चुका है। यस सर। तो फिर भी आप क्यों यहाँ आना चाहते हैं और सर, क्या डिफरेंस रहेगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इन सिविल सर्विसेज? सर आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा। आप उसके 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद मैं जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गो फॉर हायर स्टडीज़ और हायर एजुकेशन। उसके लिए मेरे पास नेट और गेट की क्वालिफिकेशन थी। उसके थ्रू सर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में बाय गिविंग अ इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ है सर। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि समाज को किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, अच्छे शिक्षकों की या अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की? सर वर्तमान में मुझे लगता है दोनों, चाहे वो आप सिविल सेवा अधिकारियों की बात करें या फिर टीचर्स की बात करें, सर दोनों की अपनी रेलेवेंस है अपने फील्ड में और दोनों ही के जो दायित्व हैं सर उनका एक बेहतर समाज बनाने में अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है सर। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने आईआईटी मद्रास से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आईआईटी मद्रास अभी हाल ही में पहला आईआईटी बन गया है किसी एक खास कारण की वजह से, ठीक? पहला आईआईटी है वो, क्या है वो? सर ये जो इंटरकॉन्टिनेंट जो कैंपस सर आईआईटी ने फर्स्ट ओवरसीज कैंपस जो है सर वो कहाँ एस्टैब्लिश किया है? सर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। मैं कंट्री का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये जंजीबार में किया है। जंजीबार में से। ठीक है। अभी के लिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है वैभव कि उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं लगातार फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं सामने आ रही हैं, ठीक है, और सरकार भी कोशिश कर रही है इस पर काबू पाने की। आप मुझे ये बताइए कि इसके मुख्य 2-3 कारण क्या हैं ये फॉरेस्ट फायर्स के, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सर पहला कारण तो मुझे लगता है जो इन्वेसिव स्पीशीज है चीड़ की, सर उससे जो पिरूल नामक जो उसकी पत्तियां हैं वो झड़ती हैं। ये सर जो फॉरेस्ट फायर को उसको फैलाने में बहुत बड़ा कार्य करती है। सर इसके कारण से फॉरेस्ट फायर हिल एरियाज में बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है सर। दूसरी सर इसी से रिलेटेड है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये पेरूल जो हम कहते हैं ये जब ज़मीन पे गिर जाता है तो जो बाकी वेजिटेशन है सर इसकी जो ग्रोथ है उसको वो हैम्पर करता है। इसके कारण से जो लोकेलाइट्स होते हैं वो फॉरेस्ट फायरिंग का यूज़ करते हैं ताकि जो न्यू वेजिटेशन है उसको ग्रो कर पाएँ। तो सर जो मैन मेड रीजन है सर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सर तीसरा कारण है नेचुरल जो जैसे लाइटनिंग है सर। तो जब पतझड़ का मौसम आता है तो लाइटनिंग के कारण भी सर फॉरेस्ट फायर के कारण देखे गए हैं। अच्छा, ठीक है। वैभव, थोड़ा सा फॉरेस्ट फायर जो है ये गर्मियों का ही प्रॉब्लम नहीं है। इट इज हैपनिंग इवन इन विंटर सीजन्स आल्सो। सो व्हाई इन विंटर सीजन? उस समय तो
नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्ट रहता है, फिर क्यों फॉरेस्ट फायर का प्रॉब्लम है इतना? मैम पहाड़ी क्षेत्रों में मोस्टली देखा गया है कि जो सीज़न है विंटर वाला, उसमें भी जो वेजिटेशन है वो बहुत कम उगता है बिकॉज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। इस कारण से भी जो वेजिटेशन होता है वो सूख जाता है, जिस कारण से जो लोकलाइट्स हैं, जो उनके लिवली वो जानवर्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको खाद्य पदार्थ की कमी हो जाती है। सो उस जो पुराना जो सूखा हुआ वेजिटेशन है उसे हटाने के लिए भी कई बार देखा गया है कि जो लोकलाइट्स हैं वो फॉरेस्ट फायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि जो ये हमारे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, इसमें है ना, वो अभी के समय के अनुरूप नहीं है? मैम मैंने जैसे इन्वेसिव स्पीसीज चीड़ का जिक्र किया। मैं पुराने ज़माने पे मोस्टली जो हमारे फॉरेस्ट थे वो बांज के पेड़ से कवर अप थे, परंतु जब से चीड़ ने अपना फैलाव किया हुआ है, इस कारण से अभी जो लास्ट 100 ईयर और 200 ईयर से जो फॉरेस्ट फायर के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मैम। सो इसके लिए मैम जो हमारा ओल्ड जो नॉलेज था, जैसे हम लोग वहाँ पे छोटे तालाबों का निर्माण करते थे, उस पानी का यूज़ अगर इस प्रकार के फॉरेस्ट में अगर आग लग रही है तो उसको हम बुझाने में इसका इस्तेमाल करते थे। सेकेंडली मैम जो बिकॉज ऑफ माइग्रेशन जो लोग हैं, वो जो पिरूल मैं बताया आपको, चीड़ के जो पत्तियाँ होती हैं मैम, उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से वो फॉरेस्ट को कम्प्लीटली फॉरेस्ट फायर बेड बना दे रही हैं, जिसके कारण ये फॉरेस्ट फायर अत्यधिक रूप में फैल रही हैं। अच्छा, और ये जो चीड़ का पेड़ आप बोल रहे हैं, ये क्या इन्वेजिव है? यस मैम। और ये एंडेमिक है, वहीं का है? नो मैम, ये जो हमारा ब्रिटिश राज था उस टाइम पे जो हमारे रेलवेज के लिए यूज़ करने के लिए इस इन्वेजिव स्पीसीज को लाया गया था, और जो मोस्टली जो एरिया फॉरेस्ट एरिया है उत्तराखंड का, उसमें आज ये पाया जाता है। विलेज पंचायत क्या है और क्या रोल है उनका? मैम विलेज पंचायत एक लोकल लेवल बॉडीज़ हैं जो ग्रामीण स्तर है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो वहाँ पे के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका कंजर्वेशन हो, या फिर उनका यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, या फिर उनको जो सोसाइटी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो। ये फॉरेस्ट पंचायत क्या है फिर? मैम फॉरेस्ट पंचायत मोस्टली जो नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड टू फॉरेस्ट हैं, इसमें मैम फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने का भी उनका एक वर्क होता है। इसके साथ साथ जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती हैं, जो इनका यूज़ है या फिर इनका कमर्शियल यूज़ है, इसको भी मैम वो देखते हैं। यूनिटी मॉल क्या है? यूनिटी मॉल, और क्या कॉन्सेप्ट है इसका? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम सुना है आपने? यस मैम। ये क्या है? मैम ये एक स्कीम है जिसके द्वारा सरकार यह चाहती है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट है जो नेशनल, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त करे और उसका कमर्शियली से वायबल बनाया जाए। सो मैम ये इसलिए इस स्कीम को लाया गया। ठीक है, थैंक यू वैभव। वैभव, अगर आपको कहा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान का मूल्यांकन कीजिए, तो क्या लगता है आपको, हम कहाँ तक जो है स्वच्छ भारत अभियान में सफल रहे हैं? सर मैं अपने क्षेत्र से ही बताना चाहूँगा जो मैंने देखा हुआ है। सर मेरे क्षेत्र से ही जो मेरा कस्बा है सर, वो 2020 और 21 में बेस्ट टाउन से अवार्ड मिला है। तो सर छोटे स्तर पे, छोटे जगहों पे लोग इसे काफ़ी सीरियसली और काफ़ी इम्पैक्टफुली इसको स्वच्छ भारत को फॉलो कर रहे हैं, और इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि सर एक काफ़ी एक हद तक स्वच्छ भारत मिशन एक कामयाब मिशन रहा है सर। लेकिन उत्तराखंड से ही ये भी खबरें आती हैं कि जो टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं वो कचरे का ढेर छोड़ कर आते हैं, और यहाँ तक कि भूटान जैसे देश ने तो इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई है कि भारतीय जब वहाँ पे एज अ टूरिस्ट पहुँचते हैं तो सबसे ज़्यादा गंदगी वही फैलाते हैं। तो सवाल ये है कि आपके कस्बे में हो सकता है कुछ लोगों ने इसको स्वीकार किया हो, लेकिन आपके उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि पर्यटक आते हैं और गंदगी यहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो कैसे मान लें कि सफल अभियान है? सर ये सत्य है कि जो अभी चारधाम यात्रा चल रही है उसके कारण जो टूरिस्ट का ट्रैवलिंग है वो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हो गई है। सर इसके लिए सरकार ने काफ़ी कड़े नियम भी चारधाम यात्रा सफाई के बारे में बताइए। हाँ सर, उसी में सफाई में ही जैसे अभी अगर आप जिस यातायात का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपके डस्टबिन आपकी पर्सनल या प्राइवेट व्हीकल में नहीं है या फिर पब्लिक व्हीकल में भी नहीं है,
तो वहाँ पे सरकार ने चालान का नियम बनाया गया है और जगह जगह पे सर चेक पॉइंट्स रखे हुए हैं। अगर इस प्रकार का अगर कोई भी जो टूरिस्ट व्हीकल है या फिर टूरिस्ट हैं वो पाए जाते हैं सर, तो उन पर जो दंड है वो लगाया जाता है सर। आपको लगता है सरकार दंड के प्रावधान बनाकर भारत को स्वच्छ बना पाएगी या इसके लिए कुछ और प्रयास की आवश्यकता है? सर दंड से एक इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ सकता है कि हम उन्हें रोक सकते हैं कि वो लिटरिंग हैबिट जो है उसे ना करें, परंतु सर अगर हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो हमें सर एक बिहेवियरल चेंज लाना बहुत ज़रूरी है हर एक सिटीजन में, ताकि हम स्वच्छ भारत बना सकें सर। इसके लिए कैसे आप प्रयास करेंगे अगर आपको अवसर दिया जाएगा जी सर कि आप इस दिशा में प्रयास करें कि स्वच्छ भारत अभियान सफल हो जाए, तो कैसे स्टेप बाय बताइए कि क्या क्या करेंगे या कौन कौन से प्रयास आप शामिल करेंगे? हाँ सर, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं या फिर यूथ हैं सर, उनका जो एकेडमिक कैरिकुलम है उसमें सर स्वच्छ भारत के जो नॉर्म्स हैं या फिर जो मिशंस हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि एकेडमिक्स के साथ साथ जो स्वच्छ भारत के जो हमारे एम्स हैं उन्हें भी हम कंप्लीट कर सकें सर। इससे और सर इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि एक सिविल सोसाइटी में टाइमली हम संगोष्ठियाँ या फिर डिबेट डिस्कशंस और नुक्कड़ नाटक से भी हम इसका प्रचार कर सकते हैं, ताकि जो स्वच्छ भारत का ऑब्जेक्टिव है वो सर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। चलिए ये बताइए कि लद्दाख वो डिमांड कर रहा है कि उसे 6 शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए, क्या लाभ होगा और 6 शेड्यूल में ऐसा क्या है कि जिसके लिए डिमांड हो रही है? सर मोस्टली लद्दाख जो डिमांड कर रहा है वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो सर जो फ्रेजाइल टेरेन है उसको बचाने के लिए ये डिमांड लद्दाख के जो निवासी हैं वो लोग कर रहे हैं। सब बाकी सर 6 शेड्यूल में ऐसा क्या प्रावधान है कि वहाँ शामिल होने से ये उससे अचीव हो जाएगा, मिल जाएगा? जो ऑटोनॉमी मिलती है सर एक लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे सर, उससे लद्दाखी पीपल चाहते हैं कि जो उनकी पॉलिसीज़ हो जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट की जा रही हैं उनका ज़्यादा से रहे उस एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए सर वो 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। चलिए अच्छा, अंतिम में बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हाइकिंग और ट्रैकिंग में क्या अंतर होता है? सर जो हाइकिंग है सर मोस्टली एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप एक जो टेरेन है वो डिफ़िकल्ट टेरेन में विद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एल्टीट्यूड होता है उस पर आप करते हैं तो वो हाइकिंग कही जाती है सर। परंतु जो ट्रैकिंग है एक थोड़ा वास्ट वर्ड है जिसमें अगर आप एक नॉर्मल जो एल्टीट्यूड है अगर उस पर भी आप वॉक कर रहे हैं विद सम योर गैजेट्स सर, उसे हम ट्रैकिंग कहते हैं। चलिए वैभव, अभी उत्तराखंड सरकार एक कानून लेके आई है रिकवरी ऑफ डैमेजेस, राइट, रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी लॉ, तो क्या है ये कानून? सर इस कानून के माध्यम से अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थ्रू किसी भी ग्रुप या किसी भी एजिटेशन से या प्रोटेस्ट से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो सरकार द्वारा उस पर दंड लगा के उन्हीं जो डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी की जाएगी। आपको नहीं लगता इससे सरकार मतलब जो पब्लिक से प्रोटेस्ट करने का राइट छीन रही है? सर ये क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी में अलाउड है कि पब्लिक प्रोटेस्ट कर सके, अगर उनको कोई भी विचार या पॉलिसी समझ में नहीं आती या उनको ठीक नहीं लगती है तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सर ये सर नागरिकों का राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं सब, परंतु सर जो अराजक तत्व होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी हाथ पे लेकर जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसका नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन प्रकार के व्यक्तियों के लिए सर इस प्रकार का लॉ बनाया गया ताकि आपको लगता है कि ये ठीक है कानून? सर अगर इसका दुरुपयोग ना किया जाए तो मुझे लगता है ये कानून इम्पैक्टफुल रहेगा। दुरुपयोग कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है? सर सरकार ये इंश्योर कीजिएगी करें अगर कि जो निर्दोष हैं वो इस कानून की दज में आके अगर उन्हें हम पनिश नहीं कर रहे हैं सर, तो मुझे लगता है कि ये कानून अराजक तत्वों के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। वैभव, आपने जैसे IIT से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अभी कई सारी राज्य सरकारें और उत्तराखंड भी एक राज्य सरकार है जो कि जिसने टेक्निकल एजुकेशन यानी कि MBBS की पढ़ाई को भी हिंदी में करवाने का निश्चय किया है। आपको क्या लगता है कि जो टेक्निकल या हायर एजुकेशन है ये अगर इंग्लिश की जगह स्थानीय भाषाओं में होगी या हिंदी में होगी तो इससे क्या मुश्किल आ सकती है और क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं? सर मेरे अनुसार जो मातृभाषा है जैसे हिंदी है, इन राज्यों का अगर वो टेक्निकल एजुकेशन में से यूज़ कर रही है तो इससे सर जो
स्टूडेंट से सर उनका फ़ायदा ही होता है। सर मैंने स्वयं ही ये प्रॉब्लम IIT मद्रास में भी झेली हुई है, जहाँ पे हम मैथ्स में क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से कर पाते थे, पर अगर टीचर्स को एक्सप्लेन करना है तो हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, क्योंकि सर हम हिंदी में बोल रहे हैं, उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सर मुझे ये लगता है कि अगर जो फैकल्टीज़ हैं वो कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में जिसमें बच्चे भी हैं, और एक जो कन्वर्सेशन मीडियम है वो दोनों के लिए सूटेबल रहेगा, तो जो एजुकेशन है सर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है वैभव, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। समय कम आइए। बैठिए। वैभव, ये पहला इंटरव्यू होगा उत्तराखंड में? हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा कोई इंटरव्यू दे चुके हैं? सर ये सब्जेक्ट का दिया था मैंने, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का। हाँ, तो वो आयोग ही करवाता है? हाँ सर, वो आयोग ही अच्छा, वहाँ कैसा रहा था परफॉर्मेंस आपका? सर वहाँ मेरा चयन हुआ है सर। अच्छा, अभी मैंने बताया। हाँ हाँ, आपने बताया। तो आउट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स कितने मिले आपको? सर 100 मार्क्स का इंटरव्यू था। हाँ सर 50 मार्क्स मुझे मिले हैं उसमें। अच्छा, 100 में 50। यस सर। और यहाँ ये वाले में 200 से है? हाँ यस सर, 200 से। ठीक है, 100 में आपको 50 मिले हैं? हाँ सर यस। और हाईएस्ट कितने गए होंगे? सर हाईएस्ट गए हैं 70 मार्क्स। 70 मार्क्स, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही आकलन था, मतलब 50 या और मिलने चाहिए था आपको? सर मैं सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहा था। हाँ, बाकी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मैंने मैथ्स पढ़ा और अच्छा, मैंने वो इंटरव्यू दिया। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सर मेरा आंकलन सही था। ठीक है। आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वैभव? सर थोड़ा नर्वस हो गया था मैं, मुझे ऐसा लगा थोड़ा जो फ्लो था वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। बिल्कुल, लेकिन आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, तो मेरे ख्याल से तो सारी चीज़ें आपकी सही हैं। ओके सर। और हम लोगों को आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। एक चीज़ है जो कि ना एंट्री वगैरह के लिए, मतलब वहाँ नॉक करके स्मार्टली पूछ लेंगे, यस सर। और फिर जब बुलाएंगे तो साइड में, चेयर के साइड में खड़े होकर आप ग्रीट कर लीजिएगा बोर्ड को। श्योर सर। और फिर जब बैठने के लिए बोला जाएगा तभी बैठेंगे, यस सर। ठीक है। आई कांटेक्ट ना लगातार आप सभी से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, वो थोड़ा नेचुरल नहीं है, तो बेटर है कि आप जिससे बात हो रही है उनसे आई कांटेक्ट मेनली रखेंगे, ओके सर। 80-90%। और अगर आंसर थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप मतलब इधर उधर ग्लैंस कर सकते हैं, बट लार्जली आप जिनसे बात कर रहे हैं उन्हीं के साथ आई कांटेक्ट रखिए, दैट इज़ मोर नेचुरल और सहज है, ठीक है। फिर हैंड प्लेसमेंट को आप सामने ऐसे रख सकते हैं, राइट। आप वो एक चीज़ है जो की जा सकती है। बाकी वैभव क्या है ना कि आपका जो ये भी अच्छा है कि अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप इस बात को वहाँ भी बता दीजिएगा। अगर आपको जैसे मौका मिलता है तो आप बिल्कुल बताइएगा, ये एक अचीवमेंट है। हाँ, इससे फिर लेकिन थोड़ा सा तैयारी रखिएगा कि डेट आई नहीं है शायद आपकी। हाँ नो सर, अभी डेट में। हाँ, तो आपके पास समय भी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें ना, कि आजकल मतलब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और नए नए जो सुधार लाए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और ख़ासतौर से उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है। तो जो भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाली चीज़ों से कनेक्ट होती हैं चीज़ें, उनको देख लेंगे। मैथ्स क्योंकि आपका विषय है, तो मैथ्स को लेके सवाल हो सकते हैं कि इसमें क्यों ऐसा जेंडर बायस भी देखा जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को मतलब क्या आपका एक बैलेंस्ड आंसर होगा उसके लिए ना, क्या आपने खुद महसूस किया है। और मैथ्स को लेकर मतलब जो टॉप प्राइजेस वगैरह हैं भारत में मैथ्स के लिए क्या हो रहा है, ठीक है, मैथ्स ओलंपियाड वगैरह होते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो वो बेटर रहेगा। बाकी उत्तराखंड के इश्यूज तो देख के जाने ही है, बैलेंस व्यू आपको देना है। क्वेश्चन को सुनिए ढंग से और उसका इंटेंशन पकड़िए, इंटेंशन के अनुसार जितना टू द पॉइंट आंसर दे सकते हैं उतना टू द पॉइंट आंसर देना है, ठीक है। यहाँ हम लोगों को लगा कि आपने जो आंसर्स दिए वो जनरली आप मतलब ठीक तरीके से उसको दे पा रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा करंट अफेयर्स उत्तराखंड का, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल जो हो रहा है उससे पूछा जा सकता है। जैसे कि IIT मद्रास का आपका जंजीबार में ओवरसीज कैंपस है, दूसरा IIT भी है, दूसरा कौन सा है? IIT बॉम्बे से नहीं, IIT दिल्ली, जिसने कि अबू धाबी में खोला है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
राइट। इतना करेंगे तो जनरली बहुत अच्छा है वैभव, मेरे ख्याल से सिलेक्शन विद अ वेरी गुड रैंक होना चाहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।